आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार, मैं प्राची ठाकुर आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का रेडियो कर्मवीर 90.0 के कार्यक्रम कैरियर मंत्र में स्वागत करती हूँ। आज हम वाणिज्य विषय के भविष्य और करियर संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर DC राठी सर, जो इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ एवं प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं वाणिज्य विषय का प्राध्यापक हूँ। शासकीय महाविद्यालय राव इंदौर में कार्यरत हूँ। इसके पूर्व में 7 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, जो मध्य प्रदेश शासन की एक अभिनव योजना थी, उस योजना में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत रहा हूँ। तो मेरा टीचिंग के क्षेत्र में लगभग 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके सर, वाणिज्य विषय क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, वाणिज्य विषय में कैरियर की संभावनाएं या वाणिज्य विषय के बारे में यदि हम बात करें तो जब एक विद्यार्थी आफ्टर 10th जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है तो उसके सामने 3 ऑप्शन बेसिकली होते हैं। तो कला संकाय हो गया, साइंस हो गया और एक आपका वाणिज्य हो गया। तो वाणिज्य विषय एक ऐसा फील्ड है जिसमें आज के समय में अगर हम देखें तो हमारा पूरा वर्ल्ड ही ग्लोबल एक सिनेरियो ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आज के समय में सर्वाधिक है। तो मैं चाहूँगा कि वाणिज्य विषय के बारे में जानने के पहले विद्यार्थी ये जाने कि उस विषय का चयन करने के बाद उन्हें ग्लोबल फील्ड में या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में या बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इनमें कहाँ किस किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी बन रही है, पहले उन सारी चीज़ों को एनालाइज करें, तब उनको पता लगेगा कि वाणिज्य विषय क्यों महत्वपूर्ण है। सो वही मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी वाणिज्य विषय ही क्यों चुने, इसके कुछ प्रमुख लाभ? देखिए, वाणिज्य विषय क्यों चयन करें, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारे यहाँ जनरली एक बात कही जाती है कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो तो साइंस ले लो, फिर बोलते हैं थोड़ा सा उससे कम आप एवरेज हो तो आप वाणिज्य ले लो, और अगर उससे कम हो तो आप कला लो, कला संकाय में चले। ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपने स्थान पर इम्पोर्टेंस है, बशर्ते आपने उस कैरियर का चयन क्यों किया है। अगर आपने वाई का उत्तर अगर प्राप्त कर लिया तो मैं समझता हूँ कि किसी भी स्ट्रीम में आप जाएंगे आप सक्सेस होंगे। अब जहाँ तक आपने वाणिज्य विषय की बात पूछी है, तो चूंकि मैं खुद कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ तो मैं तो सभी को यही कहूँगा कि वो कॉमर्स विषय ले, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अन्य में संभावना नहीं है। हर फील्ड में संभावनाएं हैं, बशर्ते जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप उस लक्ष्य को पहले डिसाइड कर लीजिए। तो आपको किसी भी संकाय में आप जाएंगे, किसी भी डिसिप्लिन में आप जाएंगे, आपको कैरियर के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। सर, वाणिज्य विषय लेकर हम किस किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, वाणिज्य विषय में अगर आप जाते हैं तो आज के समय में हम देखा कि विद्यार्थी BCom BBA करने के बाद MBA करता है, तो MBA प्रोफेशनल डिग्री आपकी होगी। कुछ विद्यार्थी CA CS CMA करते हैं, कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी ग्रुप का अपना करियर बनाते हैं। ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। पर इन प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ भी यदि विद्यार्थी चाहे तो अगर मान लीजिए उसका बहुत अधिक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, या उसका उतना परसेंटेज नहीं है, या वो अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं कि केवल प्रोफेशनल कोर्स में ही संभावना है। वो मार्केटिंग में जा सकता है, कॉमर्स में जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता है। ये सारे वे फील्ड हैं जो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हैं। सर, अधिकांश वाणिज्य विषय के छात्रों को अकाउंट्स विषय से डरते हुए पाया। बिल्कुल सर। जैसे मैथ्स में अगर हम साइंस की बात करें, विद्यार्थी मैथ्स से डरता है, और अकाउंट्स में अगर हमारा कॉमर्स की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी अकाउंट्स से डरता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अकाउंट सब्जेक्ट लिया है तो आपको 11th-12th में जो उसकी बेसिक चीजें हैं, अगर आपने बेसिक चीजों को अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। जनरली कहा जाता है कि वाणिज्य विषय हमने लिया है तो उसमें मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने वाणिज्य विषय लिया है इसका मतलब आपको विशेष प्रेम किससे, डेटा से। तो डेटा से अगर आप प्रेम रखते हैं फिर आपको अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स, जो हमारा सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको बिजनेस मैथमेटिक्स भी कहते हैं, उस मैथमेटिक्स में आपको कई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप देखिए, अगर आपने अकाउंटेंसी अगर आपकी ठीक है, अच्छी है, और आपका मैथ्स भी अगर अच्छा है
बिजनेस में भी अगर आपका अच्छा है तो आपको आगे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इन सब में आपको अच्छी करियर संभावना मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अकाउंटेंसी से डर के इस विषय को न लें। जब हम 10th पास करते हैं तो हमारे सामने 3 विकल्प हैं। अब अगर हम मैथ से डरेंगे, बायो से डरेंगे या और अकाउंट से भी डरेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? अगर हम थ्योरी से पढ़ें, घबराएंगे कि हम थ्योरी नहीं पढ़ना, हम तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम आर्ट्स विषय नहीं लेंगे। पर मान लीजिए आपको आईएएस बनना है या अन्य कोई एमपीपीएससी, यूपीएससी, अन्य कोई एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी करना पड़ेगी। और फिर आप कहें साहब मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप किस प्रकार से उन चीज़ों को क्लियर करेंगे? इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। सर, वाणिज्य क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल क्या हैं और इन कौशलों को कैसे विकसित किया जा देखिए, सकता है? पहली चीज़ है कि वाणिज्य विषय में जाना है तो आपको सबसे पहले डेटा से गेम खेलना पड़ेगा। अगर आप समाचार पत्रिकाओं में कुछ इस प्रकार के आर्टिकल पढ़ते हैं जो इंडियन इकोनॉमिक बेस्ड हैं या वर्ल्ड वाइड अपना कोई इस टाइप की चीज़ें हैं जिनमें अगर आपका इंटरेस्ट है, तो पहली चीज़ है कि आपको अपने डेटा एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप डेटा से ही भागेंगे तो आप कॉमर्स में सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? समाचार पत्रिका में जो आलेख आते हैं, जो डायग्राम्स आते हैं, ग्राफिक्स आती हैं, उन सब के माध्यम से उन चीज़ों को एनालाइज करो, उन चीज़ों को समझो। और जब आप उन चीज़ों को समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जिस विषय में गया हूँ ये विषय तो काफ़ी अच्छा है। और कॉमर्स में एक बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा पूरे इकोनॉमिक से। यदि आप अपडेट अपने आप को नहीं रखेंगे तो कॉमर्स में आप आगे आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको लगातार क्या बदलाव आ रहे हैं ग्लोबल शेड्यूल में, उन सारे बदलावों को आपको जानना पड़ेगा और उसके आधार पर ही आपको आगे स्टेप लेना पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में चाहे, जैसे अभी आपने पूछा कि कॉमर्स में संभावनाएं क्या है। यदि आप सीए भी अगर बन गए और आपको ये नहीं पता कि हमारे टैक्सेशन में क्या क्या बदलाव गवर्नमेंट कर रही है, बजट कब आता है, बजट में कौन से नए प्रोविजंस किए गए, जीएसटी के हैं, जीएसटी में कहाँ किस प्रकार की काउंसिल किस प्रकार के डिसीजन लेती है, किस स्टेट में कौन सी चीज़ पे किस रेट से टैक्स लगता है। मैं कमर्शियल टैक्स की बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों पे आज भी हमारे यहाँ पर वो चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगी। यदि आपने इन सब चीज़ों की जानकारी रखी है तो आप डेफिनेटली आप अच्छा ग्रो करेंगे अपने फील्ड। सर, वाणिज्य विषय के छात्रों के लिए कौन-कौन से कोर्स या डिग्री सबसे अधिक फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, अगर आपको 12th अगर आपने कर लिया, देखिए जब भी हम कोई करियर का चयन करें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। और आज के समय में केवल इंटरेस्ट से काम नहीं चलता कि मेरी हॉबी है और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आपका इंटरेस्ट तो किसी फील्ड में है, पर आने वाले फ्यूचर में उस करियर में अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी आपको, इस चीज़ में भी आपको विचार करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, मतलब सेल्फ एनालाइज कीजिए आप अपने आप कि आप कहाँ खड़े हैं, हू एम आई जिसको हम बोलते हैं। या आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, अपनी वीकनेस को जानिए। अब मान लीजिए आपको डेटा पढ़ने में नींद आती है, आप कोई भी डेटा पढ़ते हैं और आपको आप सो जाते हैं। अब इस कंडीशन में आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेंगे तो आप कैसे सक्सेस होंगे? तो हमें क्या है, पहले इन चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ें। और एक चीज़ कही जाती है, शुरू से हम गोवर्धन पर्वत उठाने की कोशिश ना करें, हम स्लोली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम उन चीज़ों को जानें, समझें, और फिर हम जब बड़े उस पर जाएंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस लेंगे। तो ऐसा नहीं कि वाणिज्य के फील्ड में जाने वाला विद्यार्थी प्रारंभ से ही इन सब चीज़ों को कर लेगा, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आगे वो बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। सर, वाणिज्य विषय के छात्रों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के कौन-कौन से अवसर? यस, देखिए आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पूछा है कि हमें आज के समय में जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो जब जॉब प्रोवाइडर हम बनने की बात करते हैं तो आज आप देखिए जो विद्यार्थी एमबीए करता है, एमबीए इतने सब्जेक्ट होने लगा है, जैसे फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप आप एमबीए कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आप कर सकते हैं, आप ट्रेवल टूरिज्म में कर सकते हैं। ये सारे वे फील्ड हैं जो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छे सुटेबल होते हैं। ठीक, इसके साथ डेटा एनालिसिस आपका हो गया, डिजिटल मार्केटिंग आपका हो गया, ई कॉमर्स आपका हो गया। ये सारे वे फील्ड हैं जिन सारे फील्ड में करियर की बेहतर संभावनाएं हैं। प्रश्न मेरा इतना ही है कि ये आपको जब आप आफ्टर 12th जब आपने बीकॉम, बीबीए, कोई भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अप्लाई किया है तो उसी समय से आप अपना गोल सेट कर लीजिए, मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन इनमें से किस फील्ड में जाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए एक विद्यार्थी ने प्लेन बीकॉम किया और उसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में जाने का, ई कॉमर्स में जाने का उसका इंटरेस्ट है, तो उन 3 साल की अपनी पढ़ाई के दौरान वो कुछ ई कॉमर्स बेस्ड जो डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज को कर ले, तो क्या होगा, 3 साल के बाद उसके पास जॉब के लिए दरवाजे उसके निश्चित रूप से ओपन जाएंगे। होता क्या है कि हम डिसाइड करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन
जब तक काफी समय हमारा बीत चुका होता है। ये चीज हमें 11-12 से ही तय कर लेना चाहिए कि मुझे निकट भविष्य में, आगे भविष्य में करना क्या है। अगर उसके हिसाब से आप स्टेप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर में निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। सर, आपका कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा नाम है, तो हम उससे रिलेटेड भी आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे अभी तक के आपके करियर काउंसलिंग का अनुभव जानना चाहती हूँ। देखिए, करियर काउंसलिंग का था, मैं अभी भी हर महीने, मतलब महीने में 1-2 महीने इन समय में 4 से 5 के बीच में बच्चों के क्वेश्चन लेता हूँ करियर संबंधी। मैंने देखा है करियर संबंधी क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चा बहुत कंफ्यूज है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर वो पेरेंट्स से पूछता है, मित्रों से पूछता है, रिलेटिव से पूछता है, तो उसके पास लिमिटेड करियर ऑप्शन की जानकारी रहती है। अगर वो वर्ल्ड को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे करियर ऑप्शन से चयन किसका करूं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस सब में हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि वास्तव में जो मुझे पेरेंट्स बोल रहे हैं उसमें क्या संभावना हो सकती है, और जो मैं ग्लोबल वर्ल्ड में जो देख रहा हूँ उसमें क्या करियर संभावना बन सकती है। इसका फिर इसको ये देखना है कि क्या मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं उस करियर को प्राप्त कर लूँ। यदि आप में वो कैपेसिटी है तो आप अपने पेरेंट्स को समझा कर भी आप भी करियर ऑप्शन में जा सकते हैं। होता क्या है, बच्चा अपने पेरेंट्स को बगैर बताए उनको प्रॉपर तरीके से क्या करता है, कन्विंस नहीं करा पाता है। यदि आपने अपने पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से कन्विंस करा दिया तो कभी भी कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा ना हो। और प्रश्न मेरा यही है कि हम थोड़ा बैलेंस बना के रखें कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार हैं, अगर मुझे आगे पढ़ाई करना पड़ी तो क्या मैं उस प्रकार के रिसोर्सेस मेरे पास उपलब्ध होंगे, या मैं क्या बैंकर्स वगैरह से संपर्क करके उन चीजों को प्राप्त कर लूंगा। ये सारे क्वेश्चन एक मंच, एक प्रश्न का एक पूरा वो फ्रेमवर्क विद्यार्थी को तैयार कर लेना चाहिए और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के समय में आप देखिए, पुराने समय में अगर आपको एमबीए करना होता था तो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता था। आज आप देखिए इतनी सारे बैंक लोन की फैसिलिटी, एजुकेशन लोन की फैसिलिटी उपलब्ध है कि विद्यार्थी उन चीजों को लेकर भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकता है। तो मेरा मतलब ये है कि बस आप तो कदम आगे बढ़ो। अगर आपने कदम आगे बढ़ा लिया है तो आपको निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार के आपको हेल्प जरूर मिलेंगे, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, या सोशल लेवल पर हो। आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप जो कुछ आपने तय किया उसको आप अचीव करें। सर, आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग क्यों लेना चाहिए? देखिए, करियर, हाँ ठीक है, करियर काउंसलिंग इसलिए लेना चाहिए कि पहले क्या, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपना टेस्ट कराए, आजकल बड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात होती है, वो टेस्ट कितने विद्यार्थी कराते हैं आप मुझे बताइए, कितने विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी है। तो वो जो बच्चे इन चीजों को जानते हैं या जिनके पेरेंट्स को वो क्षमता है वो तो ये सब चीजें कर लेंगे, पर एक ग्रामीण अंचल का बैठा विद्यार्थी कैसे तय करेगा कि उसको किस फील्ड में जाना है? उसे ये पता ही नहीं कि इस फील्ड में करियर की संभावना है क्या। तो इस कंडीशन में उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने मेंटर के माध्यम से या करियर काउंसलर के माध्यम से जान लेना चाहिए कि वो जिस फील्ड में जाने के बारे में सोच रहा है उसके बारे में उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, क्या वो उन चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए तैयार है। यदि वो तैयार हो जाता है तो मैं मान के चलता हूँ विद्यार्थी का करियर डेफिनेटली अच्छा बनेगा। तो करियर काउंसलर की उपयोगिता निश्चित रूप से जब लिमिटेड करियर ऑप्शन हुआ करते थे तब ये प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हम जब पढ़ाई करते थे हमारे सामने 3 ही ऑप्शन थे, या तो आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो। आज आप देखिए आफ्टर 12 कितने सारे करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं। आज कई इंटीग्रेटेड कोर्सेस उपलब्ध हैं जो 12वीं के बाद अगर आपको ला करना है तो आप प्लेट के माध्यम से या अन्य जो यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स होती है उनके माध्यम से आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में भाग ले सकते हैं। अगर आपका बीए में इंटरेस्ट है तो बीए विद एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम या बीबीए विद एलएलबी कर सकते हैं। साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप बीएससी विद एलएलबी कर सकते हैं। तो ये आज के समय में सारे करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं। हमारे समय कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो आज कोई अगर इन चीजों को कहीं से गाइडेंस लेता है तो डेफिनेटली बच्चा अपना अच्छा फ्यूचर। सर, जब एक विद्यार्थी अपना 12th कंप्लीट करता है उसके बाद जब वो कॉलेज चुनता है तो उसे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका उसका ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। जनरली एक विद्यार्थी क्या देखता है कि टीवी में विज्ञापन देखा या रेडियो पे विज्ञापन देखा और विज्ञापन के आधार पर उसने कॉलेज का चयन कर लिया। बाद में पता लगा कि वो जिस टाइप का माहौल चाहता था वहाँ पर उसको उपलब्ध नहीं होगा, या वो उस चीज को बियर नहीं कर पाएगा, उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। तो एक विद्यार्थी जब भी कॉलेज का सिलेक्शन करे सबसे ले देखे वहाँ फैकल्टी कैसी, क्योंकि अगर टीचर अगर अच्छे होंगे, फैकल्टी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। तो पहली चीज ये देखिए। दूसरा देखिए कैंपस कैसा है, क्या वहाँ पर कंपनी आती है,
उनका किन किन कंपनी से टाई अप है, ये सारी चीज देखें। लाइब्रेरी फैसिलिटी वहाँ पर है या नहीं, ई लाइब्रेरी की सुविधा है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर आपने इन चीजों को देखने के बाद अगर किसी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का चयन किया है तो डेफिनेटली आपका चयन प्रॉपर है। परंतु आपने किसी के कहने में आकर किसी संस्था का चयन कर लिया और बाद में पता लगा वो चीज वहाँ पर नहीं है, तो हम थोड़ा सा, सभी विद्यार्थियों से बोलता हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ पर मैं भी विद्यार्थियों से बोलता हूँ पहले एक बार मेरे कॉलेज की विजिट कीजिए, वहाँ के एक्स स्टूडेंट से मिलिए, उसके बाद मेरे कॉलेज में एडमिशन लें। क्योंकि एक्स स्टूडेंट आपको बता पाएगा कि आपके कॉलेज का वातावरण माहौल कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां आती है नहीं आती, और नहीं भी आती तो क्या हमें वो बाहर के ये सुविधाएं, ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं, हमें कहीं कैरियर कैंप में भेजते हैं, या हमें जहाँ पर इस प्रकार का प्लेसमेंट आया होता है वहाँ पर हमें तैयारी करके भिजवाते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही पता लगती है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, चाहे वो मेरा कॉलेज हो चाहे अन्य कोई कॉलेज, आप इन चीजों को जरूर देखें और उसके बाद यदि आप निर्णय करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा और आप इस चीज को पूरी लॉन्ग लाइफ याद रखेंगे कि मैंने जिस इंस्टीट्यूट का चयन किया था उसने मुझे बहुत कुछ दिया। जी सर। सर, आपके हिसाब से करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में कौन-कौन से बदलाव आ रहे हैं एनपी के तहत? यस, देखिए आपने ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, समसामयिक क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले एनईपी को लागू किया। हम 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं एनईपी, ये हमारा 4th ईयर है। एनईपी में अब आप देखिए इंटर डिसिप्लिनरी हो गई है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। पहले क्या था, एक कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस या कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, ये सारे बैरियर समाप्त हो। अब क्या हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ओवर में 2 पेपर उसको पढ़ना है। ग्रेजुएशन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, एक उसको 2 मेजर हो गए, एक उसको माइनर पेपर पढ़ना है। इसके साथ उसको इलेक्टिव पेपर में उसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। साइंस का विद्यार्थी अगर चाहता है कि मुझे फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है, ले सकता है। आर्ट्स का विद्यार्थी चाहता है कि नहीं मुझे भी फंडामेंटल अकाउंट्स पढ़ना है, ले सकता है। एक आर्ट्स का विद्यार्थी, कॉमर्स का विद्यार्थी बोलता है मुझे हार्टिकल्चर पढ़ना है, पढ़ सकता है। ये सुविधा एनईपी के अंतर्गत है। और एनईपी में केवल यही नहीं, यदि मान लीजिए किसी विद्यार्थी का इंटरेस्ट आगे आर्मी में जाने का या सोशल उससे जुड़ना है, सोशल सर्विसेज में उसको जाना है, तो वो एनसीसी एनएसएस जैसे सब्जेक्ट भी इलेक्टिव पेपर के अंतर्गत पढ़ सकता है। ये सुविधा पहले नहीं थी। मतलब आप समझिए कि कॉमर्स का विद्यार्थी पहले कॉमर्स लिया मतलब उसको अकाउंट्स ही पढ़ना है, अब उसका कुछ एक आध टॉपिक ऐसा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जो साइंस का है या कला का है, वो पेपर वो ले सकता है। इसके साथ साथ एक जो बड़ा बदलाव हमारी एनईपी के अंतर्गत है, हर विद्यार्थी को एक वोकेशनल कोर्स भी पढ़ना है। और वोकेशनल कोर्स का मतलब आप समझते हैं जिससे हमें रोजगार स्वरोजगार की संभावनाएं हमारे सामने ज्यादा अच्छे से हम उन चीजों को गेन कर सकें, हम रोजगार प्राप्त कर सकें, स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। तो करीब 25 से 30 सब्जेक्ट सरकार ने, हमारी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत शामिल कर दिए। अब मैं आपको 1-2-3 नाम बता रहा हूँ, आप सुन के आश्चर्य करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है या साइंस का विद्यार्थी, उसके परिवार में कोई बिजनेस है, अब वो चाहता है कि मुझे अकाउंटिंग भी मैं थोड़ा सा सीख लूं और मुझे जीएसटी भी आए, तो वोकेशनल कोर्स में जीएसटी और ई अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब ये इसको फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में उसका नेक्स्ट वर्जन पढ़ना है, थर्ड ईयर में उसका और एडवांस वर्जन पढ़ना है। मतलब 3 साल में अगर ये सब्जेक्ट ले लिया तो साइंस का विद्यार्थी भी जीएसटी सीख जाएगा। यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी साइंस का है, आर्ट्स का है, वो सोचता मुझे भी बिजनेस करना है, सेल्समैनशिप पढ़ सकता है, रिटेल मैनेजमेंट पढ़ सकता है, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ सकता है, हार्टिकल्चर पढ़ सकता है, ब्यूटी एंड वेलनेस पढ़ सकता है, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोर्सेज को ले सकता है, ट्रेवल्स और टूरिज्म जैसे विषय को ले सकता है। मतलब से कई प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज हमारी नई शिक्षा नीति में ऐड किए गए। अब प्रश्न ये उठता है, अगर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, पहले आप ये देखिए कि उस कॉलेज में ये सारे 25 तो कोर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, लिमिटेशन होगी, 4-5-6 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहले आप ये देख लें कि ये टॉपिक वहाँ पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता। अगर वहाँ नहीं भी पढ़ाया जाता है तो भी एनईपी में एक सुविधा और दी कि आप उस कॉलेज का चयन कर ले जहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं भी है, आप उसको स्वयं पोर्टल के माध्यम से, जो भारत सरकार का पोर्टल है, और भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के आप ऑनलाइन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। वहाँ के जो आपको मार्क्स प्राप्त होंगे वो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे, विश्वविद्यालय को ट्रांसफर हो जाएंगे और आप वहां से भी पढ़ाई वो कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सुविधा दी गई कि हम ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और हम चाहे तो डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करके भी उस सब्जेक्ट को फुलफिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान
ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थी को, अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ। कॉलेज खुद उसका स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा और वहाँ जो भी उसकी रैंक आएगी वो रैंक उसकी फॉरवर्ड हो जाएगी यूनिवर्सिटी को, संबंधित विश्वविद्यालय को, और वहाँ पे उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। ये सुविधा दी गई आपको। इसके साथ साथ क्योंकि प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें इंटर्नशिप को भी जोड़ा गया है, फील्ड प्रोजेक्ट को भी जोड़ा गया है, और इसके साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट को भी जोड़ा है। मतलब एक विद्यार्थी चाहे तो फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करना शुरू कर दे 15 डेज की, तो 3 साल तक वो 15 मतलब 45 डेज की कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर सकता है। इंटर्नशिप करने के बाद आप सब जानते हैं कि उसको जॉब प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है। अगर वो चाहता है मुझे निकट भविष्य में कोई प्रोजेक्ट करना है, मुझे कोई स्वयं की इंडस्ट्री डालना है, तो वो क्या कर सकता है, फील्ड प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर ले, फील्ड प्रोजेक्ट ले ले और उसके माध्यम से अपने करियर को आगे चार चांद लगा सकता है विद्यार्थी। और यदि चाहता है कि नहीं साहब मुझे तो सोशल एक्टिविटीज से जुड़ना है, मुझे एनजीओ बनाना है, तो वो आपका जो सोशल एक्टिविटीज बेस्ड जो हमारे कोर्स जो वो है फील्ड वर्क, उससे रिलेटेड चीज को भी वो क्या कर सकता है, उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो ये विद्यार्थी के पास चॉइस है। इसके साथ साथ फाउंडेशन कोर्स आपने भी पढ़ा होगा कि फाउंडेशन कोर्स ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। अभी तक क्या होता था, फाउंडेशन कोर्स में जो प्रश्न आते थे वो डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते। इस बार एनईपी ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तीनों में जो हमारा फाउंडेशन कोर्स के पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इंटरप्रेन्योरशिप भी है, आपका इसके साथ साथ एनवायरनमेंट बेस्ड भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेस्ड भी चीज है, ये सारी चीजों की जो एग्जाम्स होगी वो आपकी ओएमआर शीट पर एमसीक्यू बेस्ड। मतलब जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, वहाँ उसको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करना पड़ती है। तो फाउंडेशन कोर्स के जो पेपर होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। इसका मतलब क्या आ गया, डिस्ट्रक्टिव भी उसके सामने है और ऑब्जेक्टिव चीजें भी उसके सामने है। इन दोनों चीजों का लाभ उसको एनईपी के अंतर्गत प्राप्त होगा। पर फिर भी मैं आपके माध्यम से, आपके रेडियो चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर कहूंगा, विद्यार्थी जो भी विषय ले उसके प्रैक्टिकल पर फोकस करें, क्योंकि वोकेशनल कोर्स में प्रैक्टिकल पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जिसके आप उम्मीद करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, और हर वोकेशनल कोर्स में 30 आवर्स का प्रैक्टिकल भी, तो आपको प्रैक्टिकल अगर आपने अच्छे वे में कर लिया, जैसे बाजार में आपने मार्केट सर्वे कर लिया अच्छे से, या अन्य कोई चीज जो आपके संबंधित गाइड ने आपको बताई, और उसको प्रॉपर वे अगर आपने फिल कर लिया, तो आप डेफिनेटली अच्छा करियर बनाएंगे। ये सारी चीजें एनईपी के अंतर्गत। सर एक और प्रश्न है आपसे कि एक विद्यार्थी को क्या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स और कॉलेज चुन लेना चाहिए, ये उसको अपने फ्यूचर भी पहले देखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। केवल इंटरेस्ट से काम नहीं चलता। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी एक फील्ड में है और वो इंटरेस्ट का काम केवल एक एरिया विशेष में चलता है, मतलब मैं अपने उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो हमें इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी देखना है कि जो मेरा इंटरेस्ट है उसमें मैं नया क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ में नया कर सकता हूँ तो जरूर उस इंटरेस्ट वाले फील्ड को उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि आज के समय आप देखिए यूनिकनेस की आवश्यकता है। अगर आपका कोई काम अगर आपने यूनिक तरीके से किया है तो आप एक सामान्य करियर से भी बहुत कुछ कमा सकते हो। हमारे सामने कई एग्जांपल्स हैं। आज आप देखिए कई स्टार्टअप जो आते हैं, आप अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे स्टूडेंट का, तो बड़े रूरल एरिया से आए हैं, उनका बहुत अच्छा कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं, पर आज वो बड़ा सक्सेस है। क्यों सक्सेस है? उनके पास क्रिएटिविटी थी, उनके पास नए आइडियाज थे। तो इंटरेस्ट के साथ साथ अगर आपने इन चीजों पर भी अगर फोकस किया तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे कि करियर काउंसलिंग का क्या भविष्य है? देखिए, करियर काउंसलिंग का भविष्य तो वैसे ही है, जब तक ये मनुष्य जीवन है तब तक मैं समझता हूँ करियर काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस रहेगा। क्योंकि आप देखिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अगर हम ये कहें 4 साल बाद ये संभावना खत्म हो जाएगी या साइकोलॉजी सब्जेक्ट बंद हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने नए नए फील्ड आएंगे, और नए नए फील्ड को जानने के लिए हमें कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें उस फील्ड के बारे में प्रॉपर गाइड कर सके। तो करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में समझता हूँ कि जब तक जीवन है तब तक करियर काउंसलिंग को करना। अंत में मैं डॉक्टर डीसी राठी सर को कैरियर मंत्र में हमारे साथ करियर काउंसलिंग और वाणिज्य विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि सर के विचार और सुझाव आपकी करियर पाथ को नई दिशा देंगे। याद रखिए, सही मार्गदर्शन और जानकारी ही आपको आपके सपनों की ओर ले जा सकती है। करियर की इस यात्रा में रेडियो करमली 90.0 हमेशा आपके साथ है, आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपने सपनों को पंख दें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आओ हम
सब थामे हाथ, गांव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।